वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इससे पहले ज्योग्राफी से पहले आपने हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का आपने मॉडल पेपर देखा होगा ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें हमने बहुत ही बारीकी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करी, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के साथ में जुड़ा रहा परीक्षा के अंत समय तक, ठीक उसी प्रकार से अब की बार भी जुड़े रहने की मैं पूरी कोशिश, मैं पूर्ण रूप से मैं आपको यह आशा दिलवाता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। ठीक है। रही बात आपके लाइव क्लास की, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करवाइए। तो ये लाइव क्लास ही है और ये आपकी परीक्षा चाहे लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको मिलेगी वह एक प्रकार से फैक्चुअल जानकारी होगी। इसमें आपको फैक्ट जानने को मिलेगा। और ख़ास करके जो आपका लिखित वाला एग्जामिनेशन जब मैं मॉडल पेपर दूंगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है। तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। जब आप दोनों पढ़ेंगे तभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, आप सारी वीडियोस को देखें ताकि आपका एक प्रकार से माइंड अच्छे तरीके से कार्य करे और आप चहुमुखी प्रतिभा संपन्न बन सकें। ठीक है। आप एकांगी विचारधारा से कब तक आगे बढ़ेंगे? आप जब तक, मोदी जी कहते नहीं कि भाई डबल इंजन की सरकार मेरी है, तो डबल इंजन की सरकार में जो मर्जी वो भी कर सकते हो आप। तो जो चाहेंगे आप वो मिलेगा। आप टॉप भी कर सकते हो अगर आप इस तरीके से डबल इंजन की सरकार से, यानी कि ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों की तैयारियां करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर, जो कि खास करके जियोग्राफी से संबंधित हैं। बीए द्वितीय वर्ष यानी कि बीए सेकंड ईयर, चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्नों को समाहित किया गया। जियोग्राफी में फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? आपको फोर्थ सेमेस्टर में आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इकोनॉमिक जियोग्राफी आपको पढ़नी है, खास करके जब आप फोर्थ सेमेस्टर में अभी गए हैं तब। ठीक है। चलिए, एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों के समक्ष कुछ प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप के लेकर के आया हूं। आप लोग इसके पहले उत्तर देंगे और उसके बाद में मैं आपको प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करूंगा। चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इन सभी प्रश्नों पर। तो इसी प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होंगे कि सर जी जो है पहले आप चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं और फिर भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब मैं लास्ट में प्रश्नों को लाता हूं, मैं प्रश्नों को और लाऊंगा लास्ट में, लेकिन एक ओवरव्यू, एक ट्रेलर आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, ताकि अभी एक आध बार आप बिना मन के देखेंगे। फिर उसके बाद में जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आएंगी तो इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा, क्योंकि दिमाग जो होता है वो आपका बहुत ही शार्प होता है और दिमाग में जो चीज़ें आप एक बार देख लेते कभी भी तो वो बैठी रहती हैं आपके दिमाग में, जैसे ट्रेस मेमोरी जिसको आप कहते हैं। आजकल आपके फ़ोन में भी ट्रेस वाला सिस्टम आ चुका है, ट्रेस करके। ठीक है। तो ट्रेस के रूप में पढ़ा रहता है, तो जब आप दोबारा से उसको पढ़ते हैं तो रिकॉल हो जाता है और एक रिवीजन भी आपका हो जाता है। तो मैं इस दृष्टिकोण से ये एक नई पहल शुरू कर रहा हूं और जल्द ही आपकी क्लासेस प्रारंभ होंगी चैप्टर वाइज, और लिखित मॉडल पेपर भी आपको एक आध दो दिनों में या फिर हो सकता है 20 तारीख के बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाए लिखित मॉडल पेपर भी। तब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पत्रों को देखें, मतलब कि मॉडल पेपर्स को देखें और अपनी एक प्रकार से समझें कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। पहला प्रश्न है आपका, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? किस विषय की बताएं? विषय देखिए, मानव भूगोल और एक प्रकार से भौतिक भूगोल, दो शाखाएं आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, मैंने आपको बताया था। एक तो क्या, एक आपकी है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। तो कुछ भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, कुछ मानव भूगोल की शाखाएं हैं। तो उसमें आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस भूगोल की शाखा है पूछा जा रहा है? मानव भूगोल की, भौतिक भूगोल की, नगरीय भूगोल की या राजनीतिक भूगोल की? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्थिक भूगोल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है पहले, क्योंकि आप जब ईयरली एग्जामिनेशन देते थे पहले आपके सीनियर लोग, तो उसमें आपको बीए सेकंड ईयर में पेपर 1 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होता था और इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके चैप्टर वाइज वीडियो भी पढ़े हुए हैं। तो आप लोग अगर पेपर 1 बीए सेकंड ईयर 2021 आप सर्च करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख करके, तो मेरी वीडियोज़ आएंगी, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है भैया
कि किस प्रकार मानव की जो विभिन्न जीविकोपार्जन के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि विश्व के उद्योग हो गए, बहुत सारे तमाम सारे साधन हो गए जिनसे मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, औद्योगिक वस्तुएं भी तमाम सारी हो गई, उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कार्य करता है वो सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही करता है, ऐसा प्रोफेसर शाह भी कहते हैं। ठीक है, मर्फी कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली जो समानता है या विषमता है, उसी समानता और विषमता या असमानता का अध्ययन किया जाता है, ये मर्फी कहते हैं। इसी प्रकार से हंटिंगटन, इसके अलावा जो है रूरबैक, गॉट्स, सभी विद्वान अपने अपने हिसाब से परिभाषा देते हैं। कुल मिलाकर के आर्थिक भूगोल जो है वो जीविकोपार्जन की तमाम सारी विधियों और उनकी समस्याओं से रिलेटेड है, एक प्रकार से रिलेटेड विज्ञान है, ऐसा आप बोल सकते हैं। चूँकि इकोनॉमिक जो भूगोल है वो एक प्रकार से वैज्ञानिक श्रेणी में भी खरा उतरता है, और इस विज्ञान में भूतल के जो आधारभूत संसाधन हैं उनके बारे में, उनसे संबंधित जो मानव क्रियाएं हैं उनके बारे में, और संसाधनों और उनसे संबंधित मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनके बीच में जो एक प्रकार से जो खास करके उनके बीच में क्षेत्रवार या परिवर्तनशील संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक भूगोल ये है। आर्थिक भूगोल मानव के द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के तमाम प्रकार के विदोहन से संबंधित विज्ञान है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, परिवहन, वितरण, उपयोग, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चर्चा करेंगे हम इसके चैप्टर 1 पर विस्तार से, मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पर आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न अब आप देखें कि प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न कह रहा भैया कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। तो आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की शाखा है। ठीक है, किस भूगोल की? मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, राजनीतिक क्रियाओं का, या फिर जैविक क्रियाओं का? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में मानव की खास करके जो आर्थिक क्रियाएं होती, इकोनॉमिकल जो खास करके या इकोनॉमिक जो वर्क्स होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। आर्थिक भूगोल से संबंधित देखेंगे, गोट्स ये आर्थिक भूगोल से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा आप देखेंगे चिसोल्म भी इससे संबंधित हैं, प्रोफेसर शाह भी आर्थिक भूगोल से संबंधित हैं। डेविस, किंग्सले डेविस जो हैं, या फिर जो डेविस हैं, ये डेविस और खास करके पेंक, इनका अपर्दन का सिद्धांत आप लोगों ने भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा। ये किंग्सले डेविस नहीं, ये दूसरे डेविस हैं। तो डेविस का और पेंक का आपने अपर्दन का सिद्धांत पढ़ा होगा, और ये खास करके भौतिक भूगोल से रिलेशन रखते हैं अपना डेविस महोदय, तो इसलिए ये जो है आर्थिक भूगोल से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, विनिर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं। तो भाई जो विनिर्माण उद्योग यानी दोबारा से एक प्रकार से निर्माण या विनिर्माण उद्योग जो होते हैं किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक, किस में आते हैं? तो विनिर्माण जितने भी उद्योग होते हैं उनको हम किस में रखते हैं भाई? द्वितीयक उद्योगों में रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है, रट लीजिएगा एकदम से। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मत्स्य उत्पादन यानी मछली का जो उत्पादन है वो व्यवसाय जो मत्स्य उत्पादन व्यवसाय है वो किस वर्ग का है? प्राथमिक वर्ग का है, द्वितीयक वर्ग का है, तृतीयक वर्ग का है, चतुर्थक वर्ग का है? तो खास करके जो मत्स्य उत्पादन व्यवसाय है ये प्राथमिक जो है वर्ग का है। चूँकि मत्स्य उत्पादन आप देखते हैं, मछली उत्पादन ये प्रकृति से रिलेटेड है, ऑलरेडी मछलियाँ होती हैं, उसको हम लोग बनाते नहीं, तो खास करके वो विनिर्माण नहीं होती हैं उन चीज़ें, वो पहले से ऑलरेडी है मछलियों को हम बनाते नहीं हैं। तो खास करके ये मत्स्य उत्पादन जो व्यवसाय है ये प्राथमिक खास करके वर्ग का है, द्वितीयक वर्ग का विनिर्माण वाली जितनी चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आर्थिक भूगोल के कई सारे अंग भी हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपसे पूछेगा आर्थिक भूगोल के अंग कौन कौन से हैं। तो आर्थिक भूगोल में आप देखते हैं जैसे कि कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात हमको औद्योगिक भूगोल के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा हमको वाणिज्यिक भूगोल यानी कॉमर्शियल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा
परिवहन भूगोल यानी ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है, जैसे कि रेल, सड़क, जलयान, वायुयान, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमको इसमें खास करके मार्केटिंग जियोग्राफी के बारे में, जिसको आप विपणन भूगोल बोलते हैं, उसके बारे में कि बाज़ार क्या है और बाज़ार की एक प्रकार से प्रकार क्या है, भौगोलिक आवश्यकताएं क्या हैं। ठीक है, इन सभी का निर्धारण कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। इसके अलावा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही हम क्या पढ़ते हैं भाई, संसाधन भूगोल के बारे में, यानी कि रिसोर्स जियोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। रिसोर्स जियोग्राफी आपको पता होगा कि पृथ्वी तल में बहुत सारे संसाधन हैं, संसाधनों की उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है, कितनी कहाँ पर है, उनका वितरण कैसे है, और खास करके उनका उपयोग कैसे करते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन तमाम प्रकार की चीज़ों का अध्ययन हम इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत करते भी हैं और हमको करना भी है, आगे सिलेबस में आपके संकलित है। इसके अलावा हमको इसके अंतर्गत ही पर्यटन भूगोल के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी कि टूरिज्म जियोग्राफी। ठीक है, खास करके आप देखते हैं वर्तमान समय में ये खास करके पर्यटन भूगोल ज़्यादा हावी है, मतलब ये ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पर्यटन आप देखते हैं देश के भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का खास करके आप देखते हैं वो चीज़ होती, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पर्यटन जो होता है भौगोलिकता पर ही निर्भर करता है खास करके। तो कहीं ना कहीं पर्यटन से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, तो चूंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है पर्यटन, तो इसीलिए खास करके उसको हम उद्योग के रूप में रख करके पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, तो ये विषय क्षेत्र में भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और हम विस्तार से आपको समझाएंगे, हर एक पॉइंट को बताएंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको एकदम से आशा दिलवाता हूं कि आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी जो आपको बहुत हार्ड लगती है, उसको ऐसे समझा दूंगा चुटकियों में कि आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आसानी से अपनी घर पे लेट करके आराम से बैठ करके कहीं से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप कॉलेज जाओ या ना जाओ, ठीक है, किताब खरीदो या ना खरीदो, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ करके। ठीक है, चलिए, और अब की बार मैं पीडीएफ भी सेंड करने का प्रयास करूंगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जो है मार्केट में आपका आ चुका है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर पीडीएफ में कुछ दिनों में पीडीएफ सबकी मैं सेट करूँगा, उसको इकट्ठा करूँगा, और एक दिन मैं सारी पीडीएफ को वहाँ पर अपलोड करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप, और इसके अलावा अगर कोई कोर्स वगैरह लॉन्च होगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर आपको दिखेगा, आप वहाँ से उसको जो है पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यूट्यूब पर ही आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा ज़बरदस्त है, आप एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। प्रश्न है पहले आपका अगला कि प्राथमिक व्यवसाय है, बताएं प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है इनमें से। मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय है, बिल्कुल प्राथमिक व्यवसाय है। वनों से लकड़ियाँ काटना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय है। इसके अलावा फल एकत्रित करना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय ही आपका है। फल एकत्रित करना क्या द्वितीयक व्यवसाय? बिल्कुल नहीं है, प्राथमिक व्यवसाय है फल इकट्ठा करना। ठीक है, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ियाँ काटना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्योंकि ये सब हमको डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए प्राथमिक व्यवसाय हैं। द्वितीयक व्यवसाय वो होंगे जो प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे खेत हमको प्रकृति के द्वारा मिला, अब खेत को हम खास करके भूमि हमको मिली मिट्टी, अब उसको हम खेत में कन्वर्ट करके उस पर हम फसल बोते हैं, तो ये द्वितीयक उत्पादन होगा, द्वितीय तरीके से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो द्वितीयक व्यवसाय क्या है भाई, आप देखेंगे यहाँ पर कमेंट्स आप मतलब कि सॉरी, आपका अगला प्रश्न आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, फटाफट से देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन पर, आपके जो है स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि द्वितीयक व्यवसाय है, बताएं बताइएगा, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। द्वितीयक व्यवसाय है, देखिए सभी लोग, द्वितीयक व्यवसाय है कागज़ बनाना, बिल्कुल ठीक है। लकड़ी से फर्नीचर बनाना, क्योंकि लकड़ी हमको प्रकृति के द्वारा मिलती है। ठीक है, कागज़ हम लोग किससे बनाते हैं, लकड़ी से, बांस की लकड़ी से बनाते हैं, तो कागज़ डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा नहीं मिला है। ठीक है, कागज़ को हम, चूँकि बांस हमको प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, तो उस बांस का प्रयोग करके हम अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके फिर हम कागज़ बनाते हैं। ठीक है, गन्ने की खुइया से हम कागज़ बनाते हैं। ठीक है, अभी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है, उसने ये ट्रायल भी किया था। तो द्वितीयक व्यवसाय जो है कागज़ बनाना है, द्वितीयक व्यवसाय है। सेकेंडरी एक प्रकार से व्यवसाय है लकड़ी से फर्नीचर बनाना, यानी लकड़ी तो हमको प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, अब उस लकड़ी का हम कुर्सी बनाते हैं, मेज़ बनाते हैं, तखत बनाते हैं। ठीक है, या लकड़ी का हम दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की पल्ला बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक चीज़ों में आ जाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय हैं। ठीक है,
क्योंकि इसका प्रयोग हमने अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने इसको बनाया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बनाया है। ठीक है, रेशम से कपड़ा बनाना, देखिए रेशम जो है ये प्रकृति के द्वारा, रेशम के कीड़े हमको मिलते हैं तो प्राकृतिक चीज़, लेकिन रेशम से अगर हम कपड़े बनाते हैं तो वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, आपकी परीक्षा में एकदम से 100% आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को एकदम से ध्यान रख लीजिएगा और मैंने आपको समझा भी दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका तृतीयक व्यवसाय। तो देखिए प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय में कोई प्रकार का अंतर, मतलब कि कोई प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं बचा होगा। और खास करके आइए देखते हैं तृतीयक व्यवसाय क्या है। तृतीयक व्यवसाय देखिए व्यापार, दलाली हो गया, पूंजीपति बहुत सारे लोग जो हैं, तो अगर आप कोई व्यापार करते हैं या पूंजीपति हैं, दलाली करते हैं, तो ये सब खास करके तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत भाई, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। तो क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा आपको पता होगा NASA, ठीक है नासा। तो नासा भारत की है, बिल्कुल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की, बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका इज राइट आंसर। नासा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रकार से क्या है भाई, नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, इसरो किस देश की एक प्रकार से अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। तो इसरो कहाँ की है, इसरो भारत की है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी भैया, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जिन्होंने इसका ए ऑप्शन लगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया। अच्छा, ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका ज्योग्राफी में एक चैप्टर है अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन, तो उस चैप्टर के अंतर्गत आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को किया गया। आपसे पूछेगा और तमाम प्रकार के प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई जो है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया, तो 1962 में किया गया था। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ख़ास करके मैं इसके बारे में बताऊंगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो है पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का कब प्रक्षेपण किया गया, तो 1975 में किया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया आर्यभट्ट, भास्कर या रोहिणी या फिर ये सभी। तो बताइए भारत का पहला उपग्रह बिल्कुल आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, इसने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था, तो खास करके भारत का जो पहला चंद्रयान 1 जो कि इसरो ने लॉन्च किया था वो खास करके कब किया था भाई, वो किया था 2008 में अक्टूबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रयान फर्स्ट के बारे में सही नहीं है। यानी 3 कथन इनमें से सही हैं और एक कथन इनमें से सही नहीं है। वो जो गलत कथन है उसी को हमको इसमें से छांटना है। देखिए सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा की गई, बिल्कुल की गई, अभी हमने पढ़ा इसको। दूसरी बात, भारत ने PSLV एक्सेल रॉकेट का प्रयोग करते हुए इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया था, PSLV का प्रयोग करके नहीं किया था। इस यान को 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस परियोजना की घोषणा करी थी, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप ऑप्शन और द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है चंद्रयान फर्स्ट के संदर्भ में, जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है लेकिन वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था। राजेश शर्मा,
राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? तो भारत का पहला व्यक्ति राकेश शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वही थे राकेश शर्मा जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के बारे में सही नहीं है? सही नहीं, फिर वही बात। तो देखें कौन सा 3 कथन सत्य हैं, इनमें से पहले उसको हमको छांटना है। एक कथन असत्य जो है अपने आप निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, मैंने अभी भी आपको बताया था। दूसरा है आपका कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी? नहीं, बिल्कुल गलत है। 1962 में नहीं हुई थी, कब हुई थी? 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना, ठीक है, मैंने अभी इससे पहले प्रश्न डिस्कस किया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है आपका, तो यही गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी कथन आपका सही है। इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग को रिपोर्ट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये 3 कथन आपके सत्य हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। इसके अलावा जो है ये पूछा जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भारत के अंतरिक्ष विभाग को रिपोर्ट कौन करता है? तो कौन करता है भाई? इसरो करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया इसरो भारत के किस विभाग को रिपोर्ट करता है? तो वो अंतरिक्ष मतलब कि इसरो जो है भारत के अंतरिक्ष विभाग को रिपोर्ट करता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना आपसे पूछेगा कब हुई, तो 1962 में नहीं हुई थी, 1969 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1969 में। करेक्ट आंसर बिल्कुल आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। वीडियो को शेयर आप अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं और आप लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। आपका प्रेम इसी प्रकार से मैं चाहता हूं और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों की जितने भी मन में डाउट चल रहे हैं, एक भी डाउट परीक्षा तक आपका अगर रह गया आपके दिमाग में, तो एक प्रकार से जो है वीडियो को डिसलाइक करके फिर चले जाइएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है और खासकर किसी के झांसे में ना आए, ठीक है। और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और आपने 3 सेमेस्टर हम पर विश्वास किया, इसी प्रकार से आगे आप विश्वास करें। निश्चित तौर पर आपके आशाओं पर मैं खरा उतरूँगा 100%। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वनों से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि विषुवत रेखीय उष्ण, विषुवत रेखा किसे कहते हैं आपको पता होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताया था, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश ये जो होती है पृथ्वी की एकदम से मध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर गर्मी खूब ज़्यादा होती है, 33.5 डिग्री ऊपर और 33.5 डिग्री नीचे, ये उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखें, यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकते हैं। क्लियर? पृथ्वी का मध्य भाग होता है। देखें तो विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वनों से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन सा कथन एक प्रकार से गलत है? देखें तो सबसे पहला जो कथन आपको दिया गया कि भाई ये वन जो विषुवत रेखा के हैं, ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 10 डिग्री अक्षांशों तक विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। वनों की सघनता के कारण से इसमें प्रवेश मुश्किल होता है, बिल्कुल हाँ ये भी ठीक है। इसमें मिश्रित वन भी पाए जाते हैं, मिश्रित वृक्ष होते हैं, कई प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ये भी ठीक बात है। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है, नहीं ये हमेशा सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, ये हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। क्यों हरे भरे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा भी होती रहती है, जहाँ तापमान की अधिकता होती है वहीं पर वर्षा भी यहाँ पर होती रहती है। तो इसका गलत आंसर मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी होगा, लेकिन ये सही नहीं है कथन जो यहाँ पर दिया गया है। और आपसे पूछा गया था कि विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र वनों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, स्प्रूस फर चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष जो हैं फर, स्प्रूस और चीड़ ये किस वन में पाए जाते हैं? प्रश्न ये पूछा गया। विषुवत रेखीय वनों में, भूमध्य सागरीय वन में, या टैगा वन में, या फिर एक प्रकार से मानसूनी वनों में। तो ये जो स्प्रूस, फर और चीड़ के जो मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं भाई टैगा प्रकार का जो वन होता है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, वन विनाश के कई कारण भी होते हैं। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा वन विनाश के कारण बताएं, तो वन विनाश के कई कारण होते हैं, जैसे कि कृषि का भूमि के विस्तार करने के लिए लोग वन की कटाई करते हैं। झूमिंग कृषि के लिए, यानी कि झूमिंग कृषि खास करके जनजाति के लोग करते हैं। जनजातीय लोग क्या करते हैं, जंगल को जला देते हैं और फिर उसमें एक प्रकार से खेती करते हैं। जब भूमि अनुउर्वर हो जाती है, भूमि पर कुछ नहीं उगता है, तो फिर उस ज़मीन को छोड़ करके किसी दूसरे ज़मीन पर जाते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, तो ये होता है झूमिंग कृषि। इसीलिए झूमिंग कृषि को काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से भी होती, वनों का चारागाह में परिवर्तन हो रहा है। अत्यधिक पशुचारण से भी वन का विनाश होता है और वन्य जानवरों के द्वारा वन विनाश होता है, जो वन के जानवर हैं। इसके अलावा आग लग जाए अगर वन में, तो इससे कारण से भी होता है। लकड़ी के लिए वनों की कटाई की जाती है। कच्चे माल के रूप में वनों को प्राप्त खास करके करते लोग कच्चे माल का प्राप्ति वन करते हैं। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कारण से भी वनों का एक प्रकार से खात्मा हो रहा है। ठीक है, तो खास करके अगर वन विनाश हो जाएंगे तो इसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे होंगे। मरुस्थलीय भूमि का विकास होगा, भूमि कटाव होगा, मतलब कि मृदा अपरदन बढ़ेगा, बाढ़ों का प्रकोप बढ़ेगा, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आएगी। ठीक है, वर्षा की कमी हो जाएगी, चारागाह स्थल का विनाश होगा, जलवायु संबंधी परिवर्तन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, भूमिगत जल स्तर जो होगा वो नीचे हो जाएगा। कई प्रकार के और दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में मतलब निम्नांकित शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान तथा उनके स्थान में से गलत जोड़ा बताइए। बताएं, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है क्या? बताएं, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, ये सही है या फिर एक प्रकार से गलत है? बताएं, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी होता है, पाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी होता है। प्रेयरी घास के मैदान जो हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये प्रेयरी जो नाम के हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि भाई उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे प्रेयरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे, बी ऑप्शन आपको दिया गया है, यूरोप में पार्कलैंड। नहीं, ये गलत है, यूरोप में पार्कलैंड नहीं होता है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, बिल्कुल ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग बाउंस ज़्यादा मारते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे भाई, इस ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय, उसको हम डाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, जबकि यूरोप में पार्कलैंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चले भाई, बिल्कुल चलें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में नहीं, उत्तरी मध्य में अफ्रीका में, यहाँ पर हैं क्या? बताएं सभी लोग फटाफट से, सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं भाई? सवाना मध्य एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? एक मिनट, सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई प्रश्न क्या था आपका कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान आपके उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूमध्य सागर के आसपास जो वन होते हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको खास करके भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनको चैपरल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग, आपकी इसका जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ चुका प्रश्न है कि मत्स्य व्यवसाय डैश व्यवसाय है, विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा जो खास करके डैश करके है, तो बताएं इस डैश वाले स्थान पर आपका क्या भरा जाएगा, प्राथमिक या द्वितीयक? तो मत्स्य व्यवसाय जो है ये प्राथमिक व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है भाई? प्राथमिक व्यवसाय। यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं? प्राथमिक भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्राथमिक भरेंगे। क्लियर? तो ये पहला प्रश्न।
अगला है आपका कि विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? किस देश में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन किया जाता है विश्व में? जापान में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या नॉर्वे में, या फिर ग्रेट ब्रिटेन में? तो विश्व में मत्स्य उत्पादन में जो नंबर 1 प्रदेश है उस देश का क्या नाम है भाई? जापान। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चूँकि जापान के तटीय इलाका है, जापान समुद्री द्वीप है एक प्रकार से, ठीक है। कुल मिलाकर के जापान जो देश है वो कुल मिलाकर के द्वीपों पर ही बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियाँ भी विद्यमान हैं, ठीक है। और खासकर तापमान भी अनुकूल है वहाँ के मछलियों को निवास करने के, और कई चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका डागर बैंक स्थित है। डागर बैंक एक प्रकार से मछली उत्पादन का बढ़िया स्थान है डागर बैंक। तो डागर बैंक कहाँ पर स्थित है, प्रश्न आपसे पूछा गया। डागर बैंक जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, प्रश्न ये पूछा गया है। चूँकि ये बैंक जो है मछलियों को बांटने का एक प्रकार से डागर बैंक, और भी तमाम सारे बैंक आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे चल करके। तो डागर बैंक जो है कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड के पास है, न्यू फाउंडलैंड के पास है, जापान सागर के पास है, श्रीलंका के पास है। तो डागर बैंक जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है भाई? इंग्लैंड के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मछलियों का मुख्य भोजन क्या है? मछलियों का मुख्य भोजन क्या है भाई? तो मछलियों का मुख्य भोजन है प्लैंकटन। मछलियों का मुख्य भोजन है क्या? प्लैंकटन। और प्लैंकटन वहाँ पर निवास करते हैं जहाँ पर ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं जो होती हैं आपस में मिलती हैं। उस स्थान पर खास करके प्लैंकटन के निवास करने की सबसे ज़्यादा एक प्रकार से क्या होती है? भौगोलिक स्थिति होती है। और इसीलिए जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मत्स्य उत्पादन की भी बड़ी अच्छी एक प्रकार से परिस्थिति होती है। क्यों? चूँकि वहाँ पर मछलियों का भोजन होता है, और जहाँ पर मछलियों का भोजन होगा वहाँ पर मछलियाँ निवास करेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ताजे जल की मछलियाँ। ताजे जल की मछलियाँ पकड़ने वाला प्रमुख महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो ताजे जल की जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ने वाला जो प्रमुख महाद्वीप है वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और बीच प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क में कौन शामिल नहीं इनमें से? देखें, लौह अयस्क बताएं सभी लोग फटाफट से। अच्छा, लोहे की किस्में जो होती हैं खास करके लौह अयस्क की अगर बात की जाए तो लौह अयस्क जो होता है इसमें आप देखते हैं कि जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ये लौह अयस्क में आता है, ठीक है। इसके अलावा हेमेटाइट भी आता है, ठीक है। इसके अलावा लिमोनाइट भी आता है, ठीक है, लिमोनाइट। सीडेराइट भी आता है, सीडेराइट या साइडेराइट जिसको आप बोलते हैं, क्लियर। तो ये सब आते हैं। कौन कौन से लौह अयस्क की किस्म कौन कौन सी हैं? सबसे पहली मैग्नेटाइट, ठीक है, दूसरी हेमेटाइट, तीसरी लिमोनाइट, चौथी सीडेराइट, ठीक है। ये लौह अयस्क के क्या हैं? प्रकार हैं, आयरन और जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें क्या बच रहा है? लिग्नाइट जो है ये नहीं है, क्लियर, समझ में आ रही बातें। तो लिग्नाइट जो है आपका ये नहीं है। खनिज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल्स, एक होते हैं खनिज ईंधन यानी कि मिनरल्स फ्यूल्स जो होते हैं, एक होता है अधात्विक खनिज। तो जो धात्विक खनिज होते हैं उसमें ऐसे कि धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, सीसा, टिन, ठीक है, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी ये सब होते हैं। इसके अलावा मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, वैनेडियम, प्लेटिनम, ये सब धात्विक खनिज हैं। खनिज ईंधन में या मिनरल्स फ्यूल्स जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हैं, और इसके अलावा और भी आणविक खनिज हैं, ठीक है। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें ये सब खनिज ईंधन हैं। और अधात्विक खनिजों की अगर बात की यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो उसमें जैसे अभ्रक हो गया, ठीक है। इसके अलावा अभ्रक के अलावा जो है एस्बेस्टस हो गया, ग्रेफाइट है, गंधक है, हीरा है, फास्फेट है, जिप्सम, पोटास, चूना पत्थर यानी जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हैं। तो ये सब, नमक है, डोलोमाइट है, क्रियोनाइट है, ठीक है, मतलब किएनाइट। तो ये सब खासकर किस में आते हैं? ये सब आपके अधात्विक खनिज है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यह प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है भाई, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से
कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो मैंने 3 आपको बता दिया, तो एक वैसे आपकी इसमें छट गई ऑप्शन नंबर सी में, यानी लिग्नाइट जो है ये लौह अयस्क की किस्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे? लौह अयस्क से, कोयला से, सोना से या तांबा से? तो मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे भाई? मैसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। रट लीजिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रमुख मैग्नीज की खानों और देशों के जोड़ों को कौन, मतलब कि जोड़ों में कौन सा गलत है? देखिए जोड़ों का मतलब कि यहाँ पर देखिए कागोसिया सामने लगा इंडोनेशिया, छिंदवाड़ा बालाघाट भारत, निकोपोल सोवियत रूस, अमापा ब्राज़ील। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई एक तरफ तो यहाँ पर मैग्नीज की खानें दी गई हैं, जैसे ये खाने हैं तमाम सारी 4 खाने, और ये 4 देशों के नाम दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा देश जो है उसकी खान इनमें से सही मिलान नहीं हुआ है? तो ये आपसे प्रश्न कह रहा है। देखिए कागोसिया जो है यही वाला गलत आपका आंसर है। ठीक है, कागोसिया इंडोनेशिया में ये नहीं है। ठीक है, बाकी छिंदवाड़ा बालाघाट भारत में है, ये खान मैग्नीज की खान है। निकोपोल मैग्नीज की खान है, सोवियत रूस में है। और अमापा जो मैग्नीज की खान है ये ब्राज़ील में है। ठीक है, जबकि कागोसिया जो है इंडोनेशिया में नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गई चीज़ें? समझ में आ रही चीज़ें ना? बिल्कुल, चलें आगे बढ़ा जाए। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ से प्राप्त होता है? विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो विश्व का सर्वाधिक सोना जो होता है खास करके विश्व के सभी क्षेत्रों में सोना पाया जाता है, किंतु निकाला नहीं जाता है। जहाँ तक अधिक मात्रा में मिलता है वही खानों से निकलना खास करके आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। तो कहाँ पर ज़्यादा निकाला जाता है? तो मुख्य रूप से सोना उत्पादक देशों में नाम आता है दक्षिणी अफ्रीका का, कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, रूस का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, जापान, संयुक्त राज्य। ठीक है, इसके अलावा न्यू गिनी का, पेरू का, इन सभी में। लेकिन विश्व में सर्वाधिक सोना जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से प्राप्त होता है। और विश्व के उत्पादन का लगभग 50% सोना जो है अकेले जो है दक्षिण अफ्रीका से ही प्राप्त किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सोने की खान में खास करके ट्रांसवाल प्रांत में किम्बरले खान है, इसमें पिलग्रिम रेस्ट खान है, इसके अलावा बारबर्टन खान, हाइडलबर्ग खान। तो ये सब खाने हैं जो कि एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में सोना उत्पादन करती हैं दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पर आप देखते हैं कनाडा है आपका, फिर जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ सबसे भारत की बात करें तो भारत के सोने का उत्पादन कर्नाटक की एक कोलार खान है, वहाँ कोलार खान में सोने का उत्पादन किया जाता है भारत में। ठीक है, और सोना बिल्लोरी पत्थर की खानों से प्राप्त किया जाता है कर्नाटक में। और कर्नाटक में कोलोर और कोलार और इसके अलावा बलारी खान भी है जहाँ से सोना निकाला जाता है। कर्नाटक के खास करके धारवाड़ और सांगली ज़िले में, और तमिलनाडु के सलेम में, आंध्र प्रदेश में भी आप देखते हैं वायनाड और चित्तूर ज़िलों में भी खास करके सोना मिलता है। झारखंड में भी मिलता है, सिंह भूमि में, उड़ीसा के गंगपुर में। ठीक है, इन सभी ज़िलों में। इसके अलावा कोरापुट और संबलपुर ज़िलों में उड़ीसा के जो है सोना प्राप्त होता है। तो ये अब प्रश्न क्या है, आपसे पूछा गया कि भाई विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बता ही दिया पहले। तो विश्व का सर्वाधिक सोना जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है दक्षिण अफ्रीका की खानों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम से तय है आना, एकदम से कन्फर्म है आएगा, रट लीजिएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय, परतदार, ज्वालामुखी या सभी प्रकार की चट्टानों से अभ्रक मिलता है? तो अभ्रक की अगर बात की है तो अभ्रक जो है ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। विश्व में अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पर अपना इंडिया ही है, भारत ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अकेले 90% से अधिक जो है अभ्रक अकेले भारत ही उत्पादित करता है। ये बात जो है जान करके आपको खुशी भी होनी चाहिए, ठीक है, कि भारत किसी जो है के उत्पादन में नंबर 1 तो है, अभ्रक के उत्पादन में एक प्रकार से भारत नंबर 1 है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया? अच्छा, भारत और ब्राज़ील में खास करके CIS में भी आप देखते हैं कि मिलता है, और बाकी कनाडा वगैरह में भी आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत जो है विश्व का, माफ़ कीजिएगा, 80% अभ्रक जो है उत्पादन भारत में होता है। बाकी 10% में आपका CIS और ब्राज़ील मिल करके उत्पादित करते हैं। तो लगभग विश्व का 80% भारत जो है अकेले अभ्रक का उत्पादन करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है भारत में अभ्रक उत्पादन करने में। राज्य जो है कौन सा है, अभ्रक उत्पादन करने में भारत जो है नंबर 1 पर है, जिसमें आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का नंबर 1 राष्ट्र है, मतलब राज्य है। और लगभग आंध्र प्रदेश से 45,000 टन जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये बात। दूसरे नंबर पर अपना जो है झारखंड है, आपका दूसरा स्थान है भारत में, और राजस्थान जो है आपका तीसरे स्थान पर है। और उसके बाद में भारत में जैसे तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी से भी अभ्रक की प्राप्ति होती है। और फिर बाद में आप देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग आपका सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव भोजन में, पशुओं के चारे में, या स्टार्च बनाने में, या एल्कोहल तैयार करने में? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में खास करके पूछा जा रहा है आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है, किस किस चीज़ में खास करके उपयोग होता है मक्का का? तो मक्का का उपयोग जो होता है वो पशुओं के चारे के रूप में मक्का का उपयोग किया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चले प्रश्न देखें। प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है, तो पशुओं के चारे के रूप में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश कौन सा है? यानी कि चाय निर्यात मतलब कि बेचता कौन सबसे ज़्यादा है? तो चाय के मामलों में अगर बात की जाए तो चाय सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो देश कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। चाय उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है, बताएं भाई। तो चाय उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है भाई? सभी लोग बताने का प्रयास कर। अच्छा, चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। और थीन क्या करता है? आपके शरीर में ऊर्जा, यानी आपकी थकावट को दूर करता है, ठीक है, स्फूर्ति देता है आपको। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो चाय के उत्पादन में जो नंबर 1, मतलब कि चाय के निर्यात में चाय बेचता सबसे ज़्यादा कौन है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चाय सबसे ज़्यादा जो बेचता है उस देश का क्या नाम है भाई? तो चाइना है, ठीक है। चाय विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला जो देश है वो चाइना है, चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश व क्षेत्रों के जोड़े बनाओ। बताएं सभी लोग भाई, विश्व में गेहूं उत्पादन में के बारे में आपसे कह रहा है, गेहूं उत्पादन के, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गेहूं उत्पादक देश व उसके जोड़े बनाएं। चीन, चीन के किस क्षेत्र में गेहूं उत्पादन किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहला आपको क्या मिलाना है भाई? भारत वाला। देखिए डी आपका किस में जाएगा? डी आपका जाएगा गंगा सतलज के मैदान में गेहूं उत्पादन खूब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका डी हो गया फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। इसके बाद में अगला आपका क्या होगा?
यूक्रेन गणराज्य, यूक्रेन क्षेत्र यहाँ पर आपका लग जाएगा जो है सी, यानी कि बी का सी ऑप्शन। तो ये आपका जोड़ा मिल गया, ठीक है। अगला आपका बच रहा है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना खास करके आप देखिए चाइना वाला किस में मिलेगा, चाइना वाला मिलेगा यांग सिटी क्यांग नदी के एरिया में, जो है खास करके जो क्षेत्र है वहाँ पर गेहूँ उत्पादन होता है। और अर्जेंटीना जो है आपका ये जो है ला प्लाटा नदी के क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मिल गया आपका चाइना के यांग सिटी क्यांग के मैदान में, यूक्रेन गणराज्य में यूक्रेन क्षेत्र में, अर्जेंटीना के ला प्लाटा नदी के क्षेत्र में, और भारत का गंगा सतलज का जो डेल्टा है, जो मैदान है, मतलब उस मैदान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये आपका मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन के बाग कहलाते हैं, बताएं। कहवा उत्पादन के बाग को क्या कहते हैं ब्राज़ील में? तो ब्राज़ील में कहवा के बाग को हम क्या बोलते हैं? कहवा के बाग को हम जो है फैजेंडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, फैजेंडा बोलते हैं कहवा के बाग को। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि जलवायु प्रदेशों के आधार पर किसने भूमि का उपयोग का वर्गीकरण नहीं किया है इनमें से? देखिए वान थ्यूनेन भूमि के उपयोग को लेकर के बढ़िया एक प्रकार से तरीके से उसको आधार, मतलब जलवायु प्रदेशों के आधार पर भूमि का उपयोग का वर्गीकरण जो किया है वो वान थ्यूनेन महोदय ने किया है। वान थ्यूनेन के अलावा अन्य विद्वानों ने भी किया है, और इनमें से एक विद्वान ऐसे जिन्होंने नहीं किया है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन विद्वान ने नहीं किया है, ठीक है। वान थ्यूनेन ने तो किया एकदम से आप जान लीजिए, और भी विद्वानों ने किया है। अच्छा, किसने नहीं किया है यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आइए जान लेते हैं किसने नहीं किया है। तो जलवायु प्रदेशों के आधार पर खास करके किसने किसने किया है, तो उनमें नाम आता है स्टाम्प महोदय का, नाम आता है केंड्रिव का, और नाम आता है थॉर्न थ्वेट का। जबकि डेविस महोदय, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये अपर्दन चक्र के बारे में बताते, डेविस और पेंक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट आंसर होगा जाएगा। इन्होंने जलवायु प्रदेशों के आधार पर भूमि उपयोग का वर्गीकरण नहीं किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैनेट ने कब संसार की खाद्य फसलों को विश्व के मानचित्र पर अंकित किया था? तो कब किया था भाई बैनेट महोदय ने विश्व की खाद्य फसलों को खास करके विश्व के मानचित्र पर कब अंकित किया था भाई? तो इन्होंने कब किया था? 1960 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भूमि उपयोग में कौन सम्मिलित नहीं किया जाता? तो भूमि उपयोग में कृषि क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है क्या? बिल्कुल सम्मिलित किया जाता है भाई, कृषि क्षेत्र सम्मिलित होगा भूमि उपयोग में। वन क्षेत्र को भी भूमि उपयोग में हम सम्मिलित करते हैं, आवासीय क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, पर्वतीय क्षेत्रों को हम सम्मिलित नहीं करते हैं भूमि उपयोग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वान थ्यूनेन ने किस प्रकार के क्षेत्र की कल्पना करी है? तो वान थ्यूनेन ने खास करके बाजार क्षेत्र की कल्पना करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किस क्षेत्र की? बाजार क्षेत्र की कल्पना करी है वान थ्यूनेन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि जो है आइसोडापेन, तो आइसोडापेन किसने प्रयोग किया, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, और पहली बार आप नाम भी सुन रहे होंगे इसका, बताएं सभी लोग। आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? वेबर ने, ऑगस्ट लॉस ने, हुबर ने, डेविस ने, बताएं। बिल्कुल किसने किया था? वेबर ने किया था आइसोडापेन का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वेबर महोदय ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित अपना सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो कब किया था, किस सन में किया था वेबर महोदय ने? तो उन्होंने कब किया था भाई? उन्होंने 1909 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रकार के उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं? बताएं सभी लोग, किस प्रकार के उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं भाई? तो किस प्रकार के उद्योग तैयार करते हैं? देखिए, आधारभूत उद्योग जो होते हैं ये खास करके दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन कृषि आधारित उपयोग उद्योग नहीं है?
तो कृषि पर आधारित उद्योग इनमें से कौन सा नहीं, सभी लोग बताएंगे। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, बिल्कुल है भाई। चीनी उद्योग अपना कृषि पर आधारित है, चूँकि गन्ना बोया जाता है खेत में और फिर चीनी बनती है उससे। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, चूँकि कपास की खेती होती है और कपास से सूती वस्त्र बनता है, तो ये भी कृषि पर ही आधारित है। इसके अलावा जूट भी एक प्रकार से कृषि पर ही आधारित है। सीमेंट आपका कृषि पर नहीं आधारित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हैं आप, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, औद्योगिक स्थापना में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। देखिए, औद्योगिक स्थापना की बात की तो कच्चा माल का होना परम आवश्यक है उस एरिया में जहाँ पर आप उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं। दूसरी बात, परिवहन यानी वहाँ तक गाड़ी मोटर आने जाने की सुविधा और रोड बढ़िया तरीके से बना रहे, ये सब ध्यान में उसको रखना पड़ता है। इसके अलावा पूंजी, यानी कि औद्योगिक स्थापना में महत्वपूर्ण कारक क्या है, पूंजी का होना परम आवश्यक है। अगर आपके पास शुरुआत में पैसे नहीं है तो आप कोई भी धंधा या कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास पूंजी की एक प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी, तो पूंजी का होना परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। औद्योगिक स्थापना के लिए ये सारे चीज़ों का होना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है। वैसे तो जान लीजिए आपका मैनचेस्टर जो है ये कहाँ पर है, तो मैनचेस्टर आपका ये इंग्लैंड में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और खास करके भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग बहुत भारी मात्रा में होता है, ठीक है। इसीलिए उसको, चूँकि मैनचेस्टर में भी बहुत ज़्यादा होता है और जो है मैनचेस्टर की भांति कानपुर और अहमदाबाद में होता है, इसीलिए उसको भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। मैनचेस्टर कहाँ पर है भाई, तो मैनचेस्टर ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, मैनचेस्टर आपका पड़ेगा, मैनचेस्टर कहाँ पर पड़ेगा भाई, बिल्कुल ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है, तो सबसे पहले प्रश्न यही आपका बना। तो मैनचेस्टर जो विख्यात है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्त्र उद्योग के केंद्र तथा देशों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा कौन सा इनमें से। देखिए, ओसाका जो है ये जापान में है, बिल्कुल ठीक है। ओसाका वस्त्र उत्पादन जो सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है ये जापान में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछेगा कि भाई ओसाका वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो जापान में है। अहमदाबाद में खास करके भारत का सूती वस्त्र उद्योग स्थित है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। और ओसाका में भी सूती वस्त्र उद्योग बहुत अधिक मात्रा में होता है। और मैनचेस्टर मैंने आपको बताया था कि भाई ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये तीनों तो बिल्कुल ठीक है। ये ब्रेडफोर्ड और जर्मनी वाला यही आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है। मिलान जो है ये रेशमी वस्त्र उद्योग का एक प्रकार से प्रमुख केंद्र है। और ये मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस देश का प्रमुख केंद्र है ये, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, या फिर ग्रेट ब्रिटेन का, जापान का, कहाँ का है। तो मिलान जो है ये कहाँ का है भाई, ये इटली का है। ऑप्शन नंबर बी में लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कि भारत में ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध लाल इमली कारखाना कहाँ पर है। तो भारत में ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध लाल इमली कारखाना जो है ये कहाँ पर है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। लाल इमली कारखाना जो है ये जामनगर में है, कानपुर में है, अमृतसर में है, मुंबई में है। तो ये कहाँ पर भाई, लाल इमली कारखाना ऊनी वस्त्र के लिए खास करके, तो ये कानपुर में है लाल इमली कारखाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आप लगाएंगे कानपुर को कहा जाता है। समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ओके। इसी प्रकार से मैं लगातार आपको ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाता रहूँगा और जल्द ही आपके और भी सब्जेक्ट की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की तो आ चुकी है, हिंदी की भी आ चुकी है, हिस्ट्री की भी आ चुकी है, और जल्द ही आपके लिए और भी सब्जेक्ट की, संस्कृत की, अंग्रेजी की या अन्य सब्जेक्ट की मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा। जो है
ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद में फिर लिखित का, ठीक है। और चैप्टर वाइज वीडियो आपकी प्रारंभ हो जाएंगी जल्द ही। तब तक आप इन वीडियोस को देखें, बहुत ही हेल्पफुल है आपको। 2 से 3 बार अभी देख लेंगे और बाद में फिर एक बार देखेंगे। आपकी परीक्षा के अंत समय में आपका काम हो जाना है, ऑब्जेक्टिव जिनकी परीक्षा होती है। अगला प्रश्न आपका है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा इनमें से? सड़क परिवहन सबसे सस्ता है, या रेल परिवहन, या जल परिवहन, या वायु परिवहन? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई सबसे सस्ता परिवहन अगर की दृष्टि से देखा जाए, सबसे सस्ता कौन सा परिवहन पड़ेगा आपका, बताएं। तो बिल्कुल जल परिवहन जो होता है वो सबसे सस्ता पड़ता है, ठीक है। जल परिवहन इज राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। परिवहन के साधनों में सबसे ज़्यादा जो सस्ता पड़ता है परिवहन का साधन, वो जल परिवहन पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े बंदरगाहों पर ही एक प्रकार से जो चीज़ जाती है, बड़ी बड़ी जहाज़ों पर आप देखते हैं मुंबई में कोई चीज़ मंगाना होता है तो मुंबई में, गोवा में, कर्नाटका में, यही सब आते हैं, ठीक है, क्योंकि सब तटीय इलाके हैं, गुजरात में। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? बताएं। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? पठारी, पहाड़ी, मरुस्थलीय या मैदानी? तो सड़क परिवहन खास करके जो होता है मैदानी भागों के लिए उपयोगी साधन होता है। मैदानों में ही सड़कें उपयुक्त होती हैं, अच्छी होती हैं। बाकी पहाड़ी, पठारी, मरुस्थलीय एरिया में परिवहन की दृष्टि से सड़कें उपयोगी नहीं मानी जाती उतनी अच्छी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है कि सुएज नहर मिलाती है, सुएज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है आपस में? बताएं। तो सुएज नहर जो मिलाती है भाई वो किन 2 शहरों को मिलाती, किन 2 सागरों को मिलाती है सुएज नहर? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे? लाल सागर से जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। सुएज नहर व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं जब वास्को डी गामा भारत आया था तो ये कितना घूम करके आया था, बहुत ज़्यादा पूरी अफ्रीका महाद्वीप को घूम करके तब भारत में पहुंचा था। लेकिन जब सुएज नहर बन गई तो उसके बाद से फिर ऐसे बगल से ही निकल जाया करते हैं लोग, ठीक है। भूमध्य सागर से, लाल सागर से होते भूमध्य सागर निकल जाते हैं। तो पूरे यूरोप में एक प्रकार से जो व्यापारिक लेन देन हुआ, आयात निर्यात हुआ, वो बड़ा सस्ता हो गया इसके कारण से, ठीक है, सुएज नहर के बन जाने से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा है, पनामा नहर जो है ये खास करके ये अफ्रीका और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ती है, ठीक है। जैसे एशिया को और यूरोप को जलीय मार्ग के द्वारा, सस्ते मार्ग एक प्रकार से के द्वारा जोड़ने का काम सुएज नहर जिस प्रकार से करती है वैसे पनामा नहर करती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो जोड़ती है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है भाई? तो पनामा नहर जो जोड़ती है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, पैसिफिक माने होता है प्रशांत, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पर है? तो यूनियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है ये कहाँ पर है भाई? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो है और सबसे इम्पोर्टेंट भी वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा व्यस्त भी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट में सुएज नहर का भी नाम आता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पे उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगेगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में कितने रेलवे जोन है भाई? तो भारत में लगभग 18 रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग। ओके, चलें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और इसी प्रकार से आप तमाम प्रकार के प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। प्रश्न अगला है कि यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना हुई थी 3 मई 1960 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 मई 1960 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं। ओपेक एक संस्था है विभिन्न देशों की, तो ओपेक ओपेक जो संस्था है आपसे कह रहा है OPEC, ठीक है, बताएं
ओपेक जो है इसका एक प्रकार सदस्य देश कौन सा नहीं है? ओपेक के बारे में आप बताएं कुछ चीज़ें। ओपेक की फुल फॉर्म आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ओपेक की फुल फॉर्म बताएंगे आप, WTO की फुल फॉर्म बताएं, ठीक है, इन सभी चीज़ों की फुल फॉर्म आप बताएं। अभी मैं सभी का चेक कर रहा हूँ, सभी लोग बताने का प्रयास करें। WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं ही बता दूं, WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक प्रकार से विश्व व्यापारिक समझौता है या संगठन है, तो इसके WTO बोला जाता है उसको, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तो बताइए भाई, ओपेक के संस्थापक कौन नहीं, मतलब संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? ऑस्ट्रिया नहीं है, बाकी ईरान, सऊदी अरब, इराक, ये सब हैं ओपेक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नाफ्टा में कौन से देश शामिल नहीं है, मतलब कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 3 देश शामिल हैं, एक देश ऐसा जो शामिल नहीं नाफ्टा में। ये सब एक प्रकार से व्यापारिक संगठन वाले, एक प्रकार से व्यापारिक संगठन है, ठीक है, नाफ्टा, ठीक है। तो आप बताएं नाफ्टा में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है इनमें से? नाफ्टा में चिली सम्मिलित नहीं है, बाकी मैक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ये सब नाफ्टा में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ओपेक का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ओपेक का 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था भाई कराकस में। कहाँ पर हुआ था? कराकस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, किस महाद्वीप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका? कहाँ से होता है भाई, बताएं, किस महाद्वीप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो कहाँ से होता है भाई? बिल्कुल उत्तरी अमेरिका से होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन ने WTO जिसको आप बोलते हैं, तो इसने विधिवत कार्य शुरू किया, कब से शुरू किया? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया, कब से शुरू किया भाई? तो शुरू किया था 1 जनवरी 1995 से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, WTO का एक प्रकार से दोहा सम्मेलन कब हुआ था? तो WTO का दोहा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था भाई कब? वो हुआ था नवंबर 2001 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं आप देखेंगे, प्रश्न है कि भारत द्वारा आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी भाई? प्रश्न ये पूछा गया है, तो कब की गई थी? ये किया गया था, बजट नीति आई थी 2001 और 2 की, उसी समय किया गया था। कब? क्या भारत द्वारा आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा करी गई थी, बजट नीति 2001 और 2 में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो इतने सारे प्रश्नों को आपने जाना, समझा और विस्तार से मैंने इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करी। ये प्रश्न जो मैंने रखे थे ये विभिन्न चैप्टर से रिलेटेड रखने वाले प्रश्न थे, जिनके बारे में हमने चर्चा करी और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, और बाकी जो होगा अगले वीडियो में हम और भी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का मॉडल पेपर यानी कि आ चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, इसमें लगभग 111-12 प्रश्न होंगे, उनको मैंने करवा दिया है। तो हल मॉडल पेपर 2023 की परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य की, ठीक है। हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना है 4th सेमेस्टर में, तो उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय वस्तु जो छात्र छात्राएं लिए हैं उनके लिए भी मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है, और मैंने मॉडल पेपर दे दिया है ऑब्जेक्टिव का, और लगभग 150 से अधिक प्रश्नों को उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 1 हमने दे दिया संस्कृत का, जिसमें हमने संस्कृत काव्य परंपरा और प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और आचार्यों के बारे में समझा था। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हमने इसमें बताया था आपको, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, और सब्जेक्टिव में पूरा चैप्टर मैंने आपको विस्तार से समझाया है, तो आप यह वीडियो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। इसके अलावा हिस्ट्री का यानी कि मेडिवल हिस्ट्री जो है आपकी, उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का भी नहीं दिया है, जल्द ही आ जाएगा। बाकी आप मेडिवल हिस्ट्री वाला पूरा देख लीजिएगा,
मेडिकल हिस्ट्री का पूरा मैंने आपको करवा दिया है। तो मेडिकल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे और आपको पता ही होगा कि भाई आप लोगों के लगातार सहयोग से खास करके हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को मैं आगे बढ़वाना एक प्रकार से चाहता हूँ कि आप अपने एरिया में अपना नाम करें, अपने क्षेत्र में अपने माता पिता का नाम रोशन करें और एक प्रकार से आगे बढ़ते रहे। यही ईश्वर से कामना है और लगातार मैं प्रार्थना करता रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्कृत की वीडियो और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो, हिंदी अनुवाद वाली वीडियो और ये जियोग्राफी वाली वीडियो, इन सभी को, और हिस्ट्री वाली वीडियो, सारी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। बाकी आपका जियोग्राफी के बाद में आपका कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है, पॉलिटिकल साइंस का मैंने करवा ही दिया है। आपका और भी सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं जैसे कि संस्कृत, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और भी सब्जेक्ट आपके शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, और भी सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं। तो इन सोशियोलॉजी, तो इन सभी के मॉडल पेपर जल्द ही तैयार कर रहे हैं हम, जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।